और वहाब रियाज साहब ऑल इन ऑल सब कुछ बन रहे हैं। पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंगी इनके पास। गिदड़ सिंगी वही है जो हफीज के पास थी इससे पहले। सिलेक्शन जो हफीज साहब के पास थी इससे पहले डायरेक्टर चेयरमैन टीम के बन गए थे, तो पिछले चेयरमैन ने उनको लगाया। उससे पहले चेयरमैन का कोई और मंजूर नजर था, उसको लगा दिया। तो ये तो भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी और वहाब रियाज साहब। आपको लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये दो ही काबिल बंदे हैं जो हर चीज में यही लग रहे हैं ना, दोनों तीन ओहदे रख रहे हैं दोनों। कोई और आ जाता तो भी ये बात होती कि ये क्यों आया। द फिरकी शो के साथ मैं हूं अकबर अली। मैं हूं आसिफ खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जनाब, सिलेक्शन कमेटी ने पहला असाइनमेंट था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज 17 का स्क्वाड बनाया है। एतराज बताओ। 17 का स्क्वाड बनाया है, 5 आपने नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व रखे। वैसे स्क्वाड पूरा स्क्वाड ही इसमें लोग वाह कर रहे हैं। वाह बेहतरीन लड़के हैं। तो फिर बताओ कौन सा लड़का आना चाहिए था इसमें, बताओ मुझे कौन सा लड़का इसमें आना चाहिए था। हारिस को आपने कैरी किया था, मोहम्मद हारिस को। वो तो इंजर्ड है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर की बात देखिए, 3 विकेट कीपर इसमें पहले ही हैं। हाँ, ये तो हारिस उसमें नहीं आता क्योंकि विकेट कीपर हारिस विकेट कीपिंग करता है बेसिकली। वैसे बैटर भी है हारिस, सही बैटर भी वो बड़ा एग्रेसिव है, इम्पैक्ट प्लेयर था यार पिछले वर्ल्ड कप में। देखिए उसको बहुत चांसेस मिले, बहुत मौके मिले। और हारिस का मैं बताऊं एक मसला भी चल रहा है जिसकी वजह से हारिस इज आउट ऑफ फेवर, क्योंकि उसने एनओसी का एक मामला किया था ना, पीपीएल में गया था, तो वो उस वजह से मुझे लगता है आउट ऑफ फेवर है। लेकिन 3 विकेट कीपर्स के होते हुए चौथे की जरूरत नहीं थी। अच्छा, तो इसलिए हारिस का ना होना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है। लेकिन हारिस आ सकते हैं वापस। वर्ल्ड कप की स्क्वाड थोड़ी है ये। फिर भी 22 प्लेयर रह गए, इसी में आपको लेके जाना। चलो एक और ले लेते तो फिर आप कहते कि उसको क्यों नहीं लिया, एक और आप नाम ले आते, फिर आप हारिस रऊफ या किसी और का नाम ले आते। मेरे ख्याल से स्क्वाड इज ठीक है, 17 रुकनी स्क्वाड है। यही अवेलेबल प्लेयर था, तो यही स्क्वाड अवेलेबल प्लेयर हैं और टॉप प्लेयर्स हैं ये आपके। बल्कि टॉप प्लेयर्स वो आया ना, न्याजी आया ना, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो न्याजी को ले लिया इन्होंने। तो हर लड़के को लिया है जिससे हम लग रहा था कि उम्मीद है। उस्मान खान को लिया है। उस्मान खान को तो लेना ही था ना। 3 लड़के तो आपके मस्ट हैं। आमिर और इमाद वसीम की वापसी हो गई है। इन तीनों की तो वापसी होनी थी। टॉप 70 में देखे हैं, लेकिन वसीम जूनियर के साथ आपने तो ज्यादती है, उनको रिजर्व में डाला हुआ है। मोहम्मद अली टॉप परफॉर्मर थे T20 PSL के, उसको भी रिजर्व में डाला हुआ है। आपने इमाद को जगह दिया, आपने आमिर को जगह दी, तो इन लड़कों के साथ जाती नहीं है। तो यार 2 और डाल देते, फिर आप कहते कि इतनी लंबी स्क्वाड क्यों है। हाँ, तो फिर यही है ना मसला, है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि PSL हमने डोमेस्टिक और PSL को इज्जत देनी है, दूसरी तरफ फिर आप पैराशूटर टीम में ले आते हैं। कौन है जो रिटायरमेंट लेते हैं वापस आ जाते हैं। क्या रिटायरमेंट लेते हैं, वो पुराना किस्सा हो गया ना। रिटायरमेंट ली उन्होंने, वापस आ गए, वो रिटायरमेंट खत्म की उन्होंने, वापस आ गए, वो पुराना किस्सा हो गया। अच्छा। लेकिन ये स्क्वाड 17 मेंबर स्क्वाड बेस्ट अवेलेबल है, ये बेस्ट अवेलेबल है। अली की परफॉर्मेंस पीएसएल में अच्छी थी, लेकिन अब्बास अफरीदी उससे बेहतर परफॉर्म किया। तो अब्बास अफरीदी स्क्वाड में है, अली ट्रैवल रिजर्व में है। तो ट्रैवल रिजर्व का होना भी तो सही है ना, कि आगे आपको मौका मिल सकता है, आपको हो सकता है इसी 5 में मौका मिल जाए। वहाब रियाज साहब कहते हैं कि रोटेशन पॉलिसी होगी। अच्छा, रोटेशन पॉलिसी जो ना, ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएं आप। रोटेशन पॉलिसी का मतलब ये है, इम्प्लीमेंटेशन करने आए ना, सीनियर टीम मैनेजर लगे ना, नया ओहदा आया, तख्लीक हुआ है इनके लिए, तब करेंगे। अब रोटेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये सवाल है ना। कैसे करेंगे? रोटेशन पॉलिसी होती क्या है, पहले तो ये सुनिए। उन लड़कों को आपने रेस्ट देना होता है जो मुसलसल खेल रहे हो, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि बाबर आजम है, रिजवान है, शादाब है, शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, इफ्तिखार है, ये आपके टीम का हिस्सा, बड़े प्लेयर, ये टीम का हिस्सा। इनको बैठना पड़ेगा। ये रेस्ट कर लेंगे, रेस्ट करवाएंगे। सीनियर मैनेजर साहब ने कहा है कि रोटेशन पॉलिसी पर आप भी आई हैं, मैं भी आई हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि रोटेशन पॉलिसी क्या है। अब आपको 3 लड़कों को तो आपको मौका देना ही देना है, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान। ये तो 5 मैचेस इनको तो खेलने ही खेलना है, क्योंकि बड़ी कुर्बानियां देकर आए, बड़ी उस्मान खान की तो बहुत कुर्बानियां, ठीक है। तो इनको तो खिलाना। अब बाबर आजम की तरफ इशारा है कि बाबर आजम भी सारे मैच खेलेंगे कि नहीं। बाबर को आप बिठाए ना, क्योंकि उस्मान को अकोमोडेट करना है। या तो उस्मान टॉप ऑर्डर में खेलेगा ओपनर, या फिर 3 नंबर, यही 2 नंबर्स बाबर के। बाबर को बिठाएंगे तो कप्तानी कौन करेगा भाई? कप्तानी कर लेगा ना, फिर वही शाहीन करेगा, वो मसला नहीं, रिजवान करेगा, वो मसला नहीं है। रिजवान कप्तानी कर लेगा, शादाब कप्तानी कर लेगा, शाहीन कप्तानी कर लेगा, वो मसला नहीं है। लेकिन क्या बैठेंगे बाबर आजम, ये सवाल है। क्या रिजवान बैठेंगे? रिजवान बैठेगा तो उस्मान आएगा, क्योंकि उस्मान भी विकेट कीपर है। अब उस्मान आएगा तो आजम कहाँ खेलेगा? तो मेरी बात सुनिए, फखर दमान साहब कहाँ खेलेंगे? तो यही तो हमारी बातें सारी रोटेशन पॉलिसी है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ये देखती है ना कि टॉप ऑर्डर भर लेती है पूरे यार। अब मिडिल ऑर्डर में कौन है आपके पास? इफ्तिखार है, आजम, और कौन है?
इफ्तिखार है, आजम है। और बाकी आपने रिजर्व में रखा हुआ उसको आगा सलमान को रखा रिजर्व में ना। हाँ, फिर तो मिडिल ऑर्डर में रिजवान भी है। रिजवान खेलेगा नीचे आके? नहीं, नीचे ही खेलता है रिजवान T20 में तो ऊपर खेलता है ना, वनडे की बात कर रहा हूं। चौथे नंबर से पहले थोड़ी खेलता है रिजवान। फिर अब तो मसला हो गया ना कि कोई टॉप फॉर्म में मिडिल ऑर्डर इज सॉर्टेड, लेकिन आपका टॉप जो 3 है वो उसमें मसला है। उस्मान को अगर आपने अकोमोडेट करना है तो साइम या तो बैठेंगे या फिर आपके बाबर आजम साहब बैठेंगे। अच्छा, ये रोटेशन पॉलिसी पे बड़ा जोर है चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का, बल्कि चेयरमैन नहीं, सिलेक्शन सिलेक्टर का और सीनियर मैनेजर। चेयरमैन सेलेक्ट, हाँ सीनियर मैनेजर, सीनियर। अच्छा, आज मोहम्मद यूसुफ से निकल गया था चेयरमैन सेलेक्ट, चेयरमैन। अच्छा, हर एक को पढ़िए ना चीफ सेलेक्टर की, तो उनके मुंह से निकला जा रहा था। हाँ, कुछ सिलेक्टर तो ऐसे भी जिनको हम जानते भी नहीं यार। बिलाल अफजल साहब, कहाँ से उनका ताल्लुक है? भाई लाहौर से ही है। उनसे एक सवाल पूछा गया, क्रिकेट में क्या ताल्लुक है? उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पहले कोई डाटा का उनका कोई है थोड़ा एक्सपीरियंस। डेटा क्या होता है? डेटा तो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वगैरह कुछ करती है। डेटा तो फ्रॉड है। डेटा फ्रॉड है। डेटा तो फिर वो बतौर पांचवें सिलेक्टर क्यों बैठे हैं साथ में? भाई डेटा तो मैं बताऊं, डेटा के ऊपर मंजूरी नजर है ना, मंजूरी नजर है तभी आए ना। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के साथ उन्होंने काम, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ उन्होंने काम किया है, मोहसिन नकवी साहब के। वही तो कह रहा हूं, उनके मंजूरी नजर है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट में जब भी कोई आता है, पंजाब गवर्नमेंट से जब कोई आता है तो वो गवर्नमेंट का एक आदमी अपने साथ लेकर आता है। नजम सेठी साहब जब वजीर आला पंजाब थे तो वो लेकर भी आए थे अपने साथ। लेकिन इनसे एक सवाल पूछा भाई कि आजम खान की सिलेक्शन किस तरह जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने क्या कहा पता है कि यार वो अच्छा लड़का है, फ्यूचर को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, बात तो सुनो पूरा, जवाब कर। फ्यूचर को हम देख रहे हैं, हाँ, जिस तरह की पिचेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, या जिस तरह बनाई जाएंगी, उस हवाले से हम आजम खान को लेके जा रहे हैं। और भाई आईसीसी आपसे पूछ के वर्ल्ड कप में पिच बनाएगा? वर्ल्ड कप की टीम नहीं थी। नहीं, वैसे बता रहे हैं, वो कर रहा है हमने फ्यूचर को देख रहा है। नहीं, वो फ्यूचर में देख की बात कर रहा है कि हम उसको फ्यूचर के लिए ग्रूम कर रहे हैं। फ्यूचर की पिचेस जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में पिचेस होती हैं वो आजम को सूट करती हैं। ये ठीक कहा उन्होंने। अमेरिका की पिच मैंने देखी है, अमेरिका की पिच, अभी न्यूयॉर्क की तो पिच बन रही है, लेकिन इतना कोई बाउंस नहीं। फिर डाटा ने सही बताया, बाउंस नहीं होगा। आप कह रहे हैं डाटा ने सही बताया? नहीं, डेटा ने सही नहीं बताया। वो साहब से सवाल करने वाले से पूछना चाहिए कि यार उनसे तो सवाल ही नहीं करना चाहिए था, आप हैं कौन? पहला सवाल उनसे ये होना चाहिए था, आप हैं कौन सा? नहीं, उन्होंने बताया था ना क्या स्ट्रेटेजी वगैरह, फाइनेंस वगैरह में, इंजीनियरिंग की। यहाँ ये होता है, देखो जो लॉ का एक्सपर्ट है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना हुआ है। हाँ, ये बात भी है। तो ये तो चलता ही है। और वहावरा साहब ऑल इन ऑल सब कुछ बन रहे हैं। पता नहीं कौन सी गिदर सिंह इनके पास। गिदर सिंह वही है जो हफीज के पास थी इससे पहले। सिलेक्शन, हाँ, जो हफीज साहब के पास थी इससे पहले, डायरेक्टर क्रिकेट टीम के बन गए थे, तो पिछले चेयरमैन ने उनको लगाया। उससे पहले चेयरमैन का कोई और मंजूर नजर था, उसको लगा दिया। तो ये तो भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी और वहाब रियाज का। मुझे आपको लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ ये दो ही काबिल बंदे हैं जो हर चीज में यही लग रहे हैं ना, दोनों तीन ओहदे रख रहे दोनों। कोई और आ जाता तो भी ये बात होती कि ये क्यों आया। एक प्रोसेस होना चाहिए पीसीबी में, अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस नहीं है, उसके तहत आप लेकर आए लोगों को। जिस तरह वसीम खान को जब लाए थे तो उस वक्त बताया गया था पीसीबी की तरफ से, उस वक्त के कर्ता धर्ता ने, कि हमने 350 लोगों के इंटरव्यूज किए, उसके बाद वसीम खान को चुना। ये एहसान मानी साहब के अल्फाज हैं। अच्छा, तो चले एक प्रोसेस तो बनाया। अच्छा, वो इंटरव्यूज के लिए इश्तिहार भी देते हैं, डेडलाइन भी होती है? बिल्कुल देते हैं, इश्तिहार देते हैं। सिलेक्शन कमेटी के कारकुन ने आपके हेड कोच का ऐलान कर दिया। बड़ा अच्छा। डेडलाइन कब है? 15 तारीख के ना, 15 को हेड कोच के लिए जो डेडलाइन है इश्तिहार की दी है 15 तारीख की। 15 तो आज क्या, जो भी आज तारीख है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब ने आज बोल दिया कि भाई हमारे जो हेड कोच है जनूबी अफ्रीका से, गैरी कस्ट। यूसुफ भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि ये वो बात उन्होंने बताई है जो सबको पता थी, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में ये बात छप गई है गैरी क्रिस्टन है। लेकिन डेडलाइन है 15 और असिस्टेंट कोच की डेडलाइन है 20 अप्रैल। अच्छा, तो 20 के बाद ही अब बाकायदा अनाउंसमेंट 20 के बाद होगा। अजहर महमूद को लाए यार, अजहर महमूद पे तो बात कर लो यार, इतना अच्छा कोच ले आप। मैंने देखे जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था ना, मैंने उसको कहा था कि ये ही इज द राइट चॉइस। अजहर महमूद बिल्कुल राइट चॉइस है। इंग्लैंड में उनका तजुर्बा है, कोचिंग का तजुर्बा है। अभी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी थे, विनिंग टीम, तो जबरदस्त। अजहर महमूद का आना तो ठीक है, लेकिन आपने वो मुझे लगता है कि सीरीज तक महदूद ना रहे, क्योंकि फिर गैरी क्रिस्टन आ जाएंगे, फिर क्या होगा? कंटिन्यू करें ना, आप अपने प्लेयर को तो इज्जत देने यार। इसमें मैं क्या कहूँ, क्या कहें? अब मैं क्या करूँ? अब ये तो बात है कि पीसीबी में पहले हो जाती है तकर्री, उसके बाद ये लोग इश्तिहार देते हैं। ऐसा पहले भी हुआ ना, मिसबा की तकर्री कैसे हुई थी? इश्तिहार चेंज हुआ था पूरा, लेवल 3 की जगह लेवल 2 कर दिया था उसको, और मिसबा अपॉइंट हो गए थे। तो इतने खाना पूरी करने की क्या जरूरत है? यार ये हर जगह होता है ना यार, आप नहीं करते क्या?
आप नहीं जुगाड़े लगाते इधर से उधर कि मुझे रख लो, मेरा दोस्त को रख लो। सब करते हैं यार, मैं भी करता हूँ भाई। अच्छा, फोन कर देते हैं हम कि यार मेरा दोस्त आ रहा है इंटरव्यू देने, उसको देख लेना तुम। तो भैया ये हम सब में बिल्ट इन है। हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ तो क्राइटेरिया हमारा क्राइटेरिया नहीं है। पीसीबी भी माशाल्लाह पाकिस्तान की एक इदारा है। अच्छा। तो यहाँ पर वही सब कुछ होता है जो दीगर इदारों में होता है, जो आपके दफ्तर में होता है, जो मेरे दफ्तर में होता है, वही वहां पर भी होता है। हमारे दफ्तरों में जितनी सियासत नहीं होती जितनी पीसीबी में होती है। ये तो जो भी है, जो भी है, पॉलिटिक्स तो बहुत है ना यार, जो भी है। और अकरबा परवरी चलती है हर जगह, पाकिस्तान में। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अकरबा परवरी को, नहीं क्या कुछ और कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इंग्लिश। आपकी ज्यादा इंग्लिश अच्छी है। अकरबा परवरी, अकरबा परवरी उर्दू में तो ये वर्ड है। अकरबा परवरी यानी अपने लोगों को नजर में रखना, अपने लोगों को आगे लाना, एडजस्ट कराना, एडजस्ट। ये जुगाड़े जिस तरह बिलाल अफजल भी एडजस्ट हुए और वहाब रियाज भी एडजस्ट हुए ना यार, विद नो एक्सपीरियंस, इतने 3 ओहदों पे आ रहे हैं यार। मुझे तो यह है कि मंसूर राना साहब टीम मैनेजर है काफी सालों से, वो टीम मैनेजर और वहाब रियाज साहब सीनियर मैनेजर, उनके ऊपर आ जाएंगे। मंसूर राना साहब तो यार टीम मैनेजर उनको रखना, मैं समझता हूँ मंसूर राना के साथ जाती है। मंसूर राना इज द एबल कोच, बैटिंग कोच, वो बड़े मशहूर हैं, एकेडमी में काम कर चुके हैं। बाबर आजम को जो निखारने वाला है मंसूर राना। अच्छा, जी जी, मंसूर राना बाबर आजम को निखारने वाले, बैटिंग में बाबर आजम को बचपन में से जो चलाया। वैसे तो बाबर के बहुत से कोचेज हैं जो अंडर 19 लेवल पर भी बाबर के साथ रहे, जो भी रहे, लेकिन मंसूर राना इज मिसफिट एज अ मैनेजर, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन उनके जब से वो मैनेजर हैं, जब तक हैं, उनके दौर में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन आप सही बंदे को सही चीज पे इस्तेमाल करें। अच्छा, मंसूर राना इज अ कोच। अच्छा, बैटिंग के लिए वो माहिर है, सही, लेकिन मंसूर राना को इस्तेमाल नहीं किया। हमारे साबिक चेयरमैन साहब मेजबान बनने जा रहे हैं टीवी शो के। कौन? रमीज राजा। रमीज राजा, हाँ, टीवी के मेजबान बनने वाले। तो देखते हैं, अलग ही शो है। उन्होंने एक और बात की मोहम्मद आमिर के खिलाफ, कि कहते हैं कि जिस तरह आमिर ने किया ना, अगर मेरा बेटा ऐसा करता तो मैं उसको आग कर देता। और ये पीसीबी वाले कैसे उनको फिर टीम स्क्वाड में जो टाइम में रमीज राजा का एक मौकफ है जो कि अटल है। वो कहते हैं कि नहीं, मौका नहीं मिलना चाहिए। और रमीज राजा ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि सजा काट ली उसने, तो वो कह रहे हैं वो माशरे का सूरत हाल है, माशरे की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं क्रिकेट एक अलग छोटी सी फ्रेटर्निटी है, छोटी सी एक दुनिया है क्रिकेटर्स की, ठीक है, इसमें ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये रमीज का मौकफ है। मैं इस पे आमिर की भी बात आ चुकी है, आमिर ने इस बात को रद्द किया रमीज राजा की बड़ी इज्जत के साथ। लेकिन रमीज राजा का एक मौकफ है, यही मौकफ और दीगर खिलाड़ियों का भी है। अच्छा, हफीज ने भी यही बात की थी। उसके अलावा और भी राशिद लतीफ़ भी ये बात कह चुके हैं कि इनको जो फिक्सिंग में किसी भी तरह से इन्वॉल्व रहा है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका नहीं मिलना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका उसको नहीं मिलना चाहिए। ये कहना चाहे शर्जील हो, चाहे सलमान बट हो, चाहे आसिफ हो। सलमान बट आसिफ बात की, जब सलमान बट को आप वो एडवाइजर, सिलेक्शन कमेटी का एडवाइजर रख लेते तो उस वक्त हमने शोर कर दिया था। नहीं, उस वक्त शोर उन्होंने नहीं किया था, शोर आया था हफीज की तरफ से। हफीज उस वक्त टीम के डायरेक्टर थे। अच्छा, हफीज ऑस्ट्रेलिया में थे, तो हफीज ने ये मामला उठाया और हफीज इस मामले को ले गए वजीर आजम तक उस वक्त। सही, अच्छा, काकड़ साहब तक। सही, ठीक। तो सलमान बट का इसलिए खत्म हो गया, वरना वहाब रियाज ही चाह रहे थे कि सलमान बट साथ काम करें एज कंसल्टेंट। लेकिन ये इसीलिए मैंने कहा ना, हफीज की भी ये राय है। तो ये राय की बात है ये, और इसमें देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी राय कुछ बेस्ट क्रिकेट ब्रेन है पाकिस्तान में सलमान बट यकीनन। लेकिन वो उससे गलती जो हुई है उसका खमियाजा वो भुगतते हैं। सजा आप कहते हैं ना कि आमिर ने भी तो सजा काटी है ना यार, उसको आप मौका दे रहे तो उसको भी तो फिर मौका दो ना। सिंगापुर ने बैटिंग कंसल्टेंट रखा था सलमान बट को। सही। तो सिंगापुर का जो ईमानदारी का रेशो है वो पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, थोड़ा मैंने कह दिया, आप जितना तो जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर आप आसिफ को भी ले आए ना बॉलिंग कोच। भाई बॉलिंग कोच क्या, आसिफ कैसे आएगा, क्वालिफिकेशन नहीं है, अप्लाई नहीं करते आसिफ। लेकिन बड़ी अच्छी बात की आसिफ ने, अभी मैंने सुना उसने कहा कि नसीम शाह इस वक्त पाकिस्तान का, मतलब शाहीन शाह अफरीदी भी है, लेकिन नसीम शाह उसको बेहतर बॉलर लगता है। लेकिन उसने बड़ी अच्छी अजीब बात की, उसने कहा नसीम शाह को अपना स्विंग थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, विकेट कीपर के पास जाके स्विंग होता है उसका बॉल, खत्म होता है, स्विंग खत्म होता है। स्विंग उसको बोला कि पहले पेच करें, हाँ, विकेटों में खत्म करे स्विंग को। यार ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आसिफ ही कर सकते हैं। ये हमारे जो कोचेस लगाते हैं उनमें तो है, ये तो कोई बोलता नहीं, वही कर सकते हैं। अच्छी बात की ना उसने, विकेट मतलब कोच स्विंग जाके विकेट कीपर के पास खत्म होती है। पहले आप खत्म करें ताकि विकेट लेने का चांस ज्यादा हो। मैं किसी बॉलिंग मतलब किसी खिलाड़ी से बात करूंगा, पहले इस चीज को समझने की, आसिफ से ही बात कर लूंगा। आसिफ से मैं राब्ते में हूँ, उससे बात करूंगा, उससे पूछूंगा कि ये क्या आपने कहा था। आसिफ साहब बोलते हैं कि भाई मोहम्मद आमिर टीम में आ रहे हैं तो सलमान बट और आसिफ साहब आप भी अप्लाई कर लें। नहीं, आसिफ के साथ हम आपसे कमिट करता हूँ कि आसिफ से पूछूंगा कि उसका क्या मतलब था ये कहने का।
वो जो बात मुझे बताएंगे वो आपके सामने चलें देखते हैं नई सिलेक्शन कमेटी ने जो भी किया है उसका फल क्या निकलेगा न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हम पोस्टमार्टम कर रहे होंगे क्या होता है। ठीक है, ओके, अल्लाह।